नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग मेनली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का यूनिट का एक चैप्टर है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के हम कुछ PYQs और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो आ सकते हैं। हमारे पास सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी हैं, साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो इस चैप्टर के बनते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, एक से दो क्वेश्चन इस चैप्टर के जो है वो हाल फिलहाल में पिछले 5 साल में ट्रेंड में देखे गए हैं कि पिछले CBSE बोर्ड के पेपर्स जब आप देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन, और वो भी छोटे मार्क्स में 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा करके पूछे गए हैं सर। तो आइए सर, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही PYQ है आपका। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। डैन, एल्फ एंड फरहान, आप DEF बोल सकते हैं। 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 5:3:2 था। With the effect from 1st April, they decided to change their profit sharing ratio to 2:3:5। भाई उन्होंने 1 अप्रैल से रेशियो चेंज करके 2:3:5 कर लिया। There existed a general reserve of 90,000। उनके पास एक जनरल रिजर्व था at the date of on the date of change in profit sharing ratio, the partner decided not to distribute the general reserve। हमने बताया था कि जब भी पार्टनर रिजर्व वगैरह को बांटना नहीं चाहते हैं तो इस रिजर्व के लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ये एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा D, E और F, इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया जाएगा तो लगभग ये आएगा आपका, और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, इसमें से इनका न्यू शेयर 2/10, 3/10 और 5/10। आप ये पाएंगे कि D जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और F जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देख रहे हैं, D सेक्रीफाइस करेगा क्योंकि D का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है और F का निगेटिव में आ रहा है, मतलब दोनों गेन और सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो F कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D कैपिटल अकाउंट। अगर एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो F कैपिटल अकाउंट डेबिट टू D कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखा जाएगा, अमाउंट इस 90,000 का 3/10 पार्ट निकालेंगे। 90,000 का 3/10 पार्ट निकालेंगे आप, तो आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। फरहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैन्स कैपिटल 27,000 और 27,000। बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन, एडजस्टमेंट की क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहे हैं सर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंट्री वाले। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल के पता लगाना कि कौन गेन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। वैल्यू की बात करें तो जो भी इनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उनसे क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे सर, अगले क्वेश्चन पे आएंगे सर। अगले क्वेश्चन में आपका बोल रहा है सिया, टॉम और विधि। सिया, टॉम, विधि 3 पार्टनर थे, तीनों का रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है आपको। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:2:3। मतलब इनका न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी सर दिया हुआ है सर। आगे बोल रहा है कि आगे इनके पास एक डेबिट बैलेंस था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर एग्जिस्टेड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 PL अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब ये एक्यूमुलेटेड लॉस है पार्टनर्स के लिए। आगे सर, आगे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस इन PL। अब PL अकाउंट को बांटना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब लॉस को बांटते हैं तो लॉस की वजह से पार्टनर का कैपिटल घटेगा, डिक्रीज होगा, और जब जब पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू PL अकाउंट। और किस रेशियो में बांटेंगे, जब भी बांटने वाटने वाला बात होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है सर। वो कैसा होता है सर, वो हमेशा किस रेशियो में होता है सर, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो आप इस 60,000 को 3:2:1 के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा सर। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में बोलता कि एडजस्ट करो इसे, पार्टनर इसे बांटना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना पड़ता, सिया, टॉम और विधि इन तीनों का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ता। और एक और बात, जब इस 60,000 रुपए के एक्यूमुलेटेड लॉस को पार्टनर नहीं बांटना चाहते तो एक्यूमुलेटेड लॉस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं होती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर होता है, क्योंकि लॉस के लिए वो एडजस्टमेंट एंट्री रिवर्स हो जाती है। ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस की जब एडजस्टमेंट एंट्री होगी तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगा सर। आगे बढ़ा जाए सर, देखिए क्या क्वेश्चन है, लिखा है अनु, मनु, तनु और कनु 4 पार्टनर थे, चारों का रेशियो 2:1:2:1 है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:2:3:1। उनका फ्यूचर रेशियो 4:3:1 का हो गया with the effect from 1st April. On this date, goodwill of the firm is valued 1,20,000 and general reserve 36,000। मतलब 1,20,000 रुपए का गुडविल की वैल्यू है और जनरल रिजर्व जो है वो 36,000 रुपए का है। पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर एबव ट्रांजेक्शन, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब आप एक बात बताइए, मैं पहले जनरल रिजर्व की बात कर लूँ। ये 36,000 रुपए का जनरल रिजर्व आपको जो दिख रहा है, क्या इसके लिए क्वेश्चन में कोई बात कहा गया? नहीं सर, इसके लिए क्वेश्चन में कोई बात भी नहीं कहा गया, इसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। तो आप ये मानेंगे कि पार्टनर जो है वो इस जनरल रिजर्व को बांटना चाहते हैं, और अगर इसे बांटना चाहते हैं तो इस जनरल रिजर्व को बांट दीजिए। और बांटने वाटने वाला काम किस रेशियो में होता है सर? इसमें तो अभी आप 1 मिनट पहले बताए हैं कि बांटने वगैरह वाला काम जो है वो ओल्ड रेशियो में होता है। वो किस रेशियो में होता है? वो ओल्ड रेशियो में। टू अनु कैपिटल, टू मनु कैपिटल, टू तनु कैपिटल और टू कनु कैपिटल। 36,000 रुपए के इसे हम क्या करेंगे? 2:1:2:1 में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर। ये देखिए कितना अच्छा है सर। क्वेश्चन में जब किसी रिजर्व वगैरह पीएल अकाउंट के बैलेंसेस को कुछ नहीं बोलता तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसे हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, गुडविल जो आपको 1,20,000 का दिख रहा है, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। गुडविल को हम क्या करते हैं सर? एडजस्ट करते हैं सर। तो एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनु, मनु, तनु और कनु, इन चारों का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। इसमें से इनका न्यू शेयर माइनस कर दीजिएगा। न्यू शेयर 4:3:2 का है। 4/10, 2/10, 3/10 और 1/10। सॉल्व कर दीजिए सर। 10 और 6 का एलसीएम 30 होगा मेरे हिसाब से जी, 30 होगा। 5 दूनी 10, 12 ये हो गया आपका। 5 में से 6, 5 दूनी 10। सॉल्व करेंगे तो आप अगर अनु की बात करेंगे तो अनु गेन करेगी 2/30 पोर्शन। मनु की बात करेंगे तो मनु भी गेन करेगी 1/30। तनु की बात करेंगे तो तनु सेक्रीफाइस करेगी 1/30 और कनु जो है वो 2/30 सेक्रीफाइस करेगी। मतलब तनु और कनु तीसरी और चौथी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगी, पहली और दूसरी पार्टनर जो है वो गेन करेंगे। अब सर आपको पता है गुडविल को एडजस्ट करने के लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है वो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनाई जाती है। तो सर बना लीजिए सर, बना लेते हैं सर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है? अनु और मनु है। तो आपकी एंट्री में अनूस कैपिटल या करेंट, भाई कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानेंगे हम लोग। तो अनूस कैपिटल डेबिट, मनूस कैपिटल डेबिट टू तनूस कैपिटल और टू कनूस कैपिटल, ये हो जाएगा आपका। वैल्यू की बात की जाएगी तो 1,20,000 रुपए के लिए, 1,20,000 रुपए के शेयर गुडविल के पोर्शन के लिए जितना इतना पोर्शन वो गेन और सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2/30 कर रहे हैं। तो 1,20,000 का 2/30 पोर्शन ये गेन कर रही हैं। तो निकाल दीजिए सर, कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8,000 ये हो गया। यहाँ 4,000, यहाँ 8,000 और यहाँ 4,000। सही निकाला है कि नहीं? उल्टा लिख दिया क्या? यहाँ 4 और यहाँ 8 होगा। इनका जो भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर 1/30 था तनु का और कनु का 2/30 था।
बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये आप उस गुडविल को एडजस्ट आप कर दी। क्वेश्चन में गुडविल के लिए बोले ना बोले, गुडविल को हमेशा एडजस्ट किया जाता है। ठीक है सर, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है सर। हेल्दी होम इज वन स्टॉप डिपार्टमेंटल स्टोर इन द लोकेलिटी ऑफ तंबारन, चेन्नई, विच इज a partnership business started by मणिकानंद एंड सुंदरम, दो पार्टनर थे, मणिकंदन एंड सुंदरम। 2012-13 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 था। दे हैव ऑल्सो हायर डिलीवरी बॉयज फॉर होम डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल प्रोडक्ट। देयर इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड वॉज 12 लाख और 8 लाख। दोनों पार्टनर का एम और एस बोल सकते हैं, मणिकंदन बोलिए या सुंदर, एम एस बोल देते हैं। एम एस जो है वो उनका कैपिटल 12 और 8 लाख था। देयर बिजनेस इज अर्निंग गुड एंड स्टेडी प्रॉफिट फॉर बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। They decided to expand the area of operation. In the beginning of 1920, they took over a sole proprietorship ग्रॉसरी स्टोर इन लार्ज रेसिडेंशियल एरिया फॉर 36 लाख रुपए। उन्होंने एक बिजनेस को टेक ओवर कर लिया 36 लाख रुपए का। दिस डिसीजन yielded रिजल्ट एंड बोथ सेल्स प्रॉफिट एंड इंक्रीज मैनीफोल्ड। आगे क्या बोल रहा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 22-23, अब क्या है, उन्होंने अपना जो है साल चेंज हुआ 22-23 आया, उन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 2:3 कर दिया। रेशियो जो है वो 2:3 कर दिया। द एफर्ट पुट बाय द रिस्पेक्टिव पार्टनर इन द बिजनेस फॉर दिस पर्पस गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर जो है वो 2 साल के ईयर ऑफ परचेज के बेसिस पे पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। पिछले 5 साल का प्रॉफिट ये है जिसमें 1 साल लॉस हो गया था हमें। आगे बोल रहा है सर, द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 22 शोड एन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑफ 1,20,000। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है? ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके लिए एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है। एंड द जनरल रिजर्व ऑफ 1,60,000। जिस डेट पर रेशियो चेंज हुआ उस डेट पर 2 चीजें दिखी बैलेंस शीट में। एज बोथ द पार्टनर डिसाइडेड टू विथ राइट ऑफ द डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट टू कैरी फॉरवर्ड द जनरल रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। क्या कहा पार्टनर ने? क्या कहा पार्टनर ने? बोला कि ये जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दिख रहा है, इसको पार्टनर राइट ऑफ करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, बांट देंगे इसे। और जो जनरल रिजर्व है उसको बांटना नहीं चाहते हैं, बशर्ते उसको आप अगले नए बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। मतलब पार्टनर उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते सर, तो जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री होगी। आगे बढ़ते हैं सर, आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिख रहा है 1 लाख कितने का था बाबू? 1,20,000 रुपए का। इसको आप ओल्ड रेशियो के बीच में, ओल्ड रेशियो क्या था सर? ओल्ड रेशियो 3:5 था। ध्यान दीजिए, ओल्ड रेशियो 3:5 था। तो इस 1,20,000 को 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लॉस है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मणिकंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,20,000 को ओल्ड रेशियो 3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? बोला बताइए गुडविल, फर्म का गुडविल क्या होगा? आइए सर फर्म का गुडविल निकाल लेते हैं। सर आइए फर्म का गुडविल निकाल लेते हैं। अब फर्म के गुडविल को निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग किया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। यही फॉर्मूला होता है सर। क्वेश्चन में ईयर ऑफ परचेज 2 दिया है, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले 5 साल का प्रॉफिट जो है वो जोड़ा जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 75 और 55 हो गया ये 1,30,000, 1,30,000 और 70 हो गया 2 लाख, 2,35,000 और 2,35,000 में 10,000 का लॉस माइनस कर देंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट 2,25,000 का हो गया। और इसको 5 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तब एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका। सॉल्व करेंगे तो 45 × 2 आपके पूरे फर्म के गुडविल की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 90,000, 90,000 आ गई। क्या ये ऑप्शन में था? 90,000 रुपये के ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन में था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बोल रहा है गुडविल को एडजस्ट कर दीजिए। अब गुडविल को एडजस्ट करने के लिए हमें मणिकंदन और सुंदरम इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा। ओल्ड शेयर था 3:5, 3:5। न्यू शेयर क्या था बाबू, न्यू शेयर देखिए मैं भूल गया, न्यू शेयर क्या था सर, न्यू शेयर 2:3 था। ओके 2:3 था, 2/5 40, 8 दूनी 16, नहीं करा जोड़, अरे यार 16 होगा ना, इधर सॉल्व करेंगे 5 पंजे 25, 8 तिहाई 24, सॉल्व करेंगे -1/40 ये +1/40, मतलब मणिकंदन जो है वो गेन कर रहे हैं और सुंदरम जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि सुंदरम का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। तो सुंदरम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मणिकंदन गेन कर रहे हैं, तो मणिकंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट, मणिकंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में एडजस्ट होगा सर, किस रेशियो में एडजस्ट होगा गुडविल, कहीं कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? देखिए यहाँ 2 बार हो चुका है, मणिकंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ी हो गई है। मणिकंदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट, और वैल्यू क्या होगा, देखिए कुछ टाइपिंग एरर है आपका। वैल्यू क्या होगी सर, 90,000 रुपए की गुडविल है, उसका 1/40 पोर्शन, 90,000 की गुडविल पूरे फर्म की है, इसको एडजस्ट किया जाएगा तो 1/40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2250 मणिकंदन कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर मणिकंदन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सुंदरम है। सॉल्व करेंगे आंसर पाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब जनरल रिजर्व के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, सेम एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी मणिकंदन कैपिटल टू सुंदरम को, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि पार्टनर जनरल रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, तो उस केस में हमें तो करना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री। तो भाई मणिकंदन टू सुंदरम वैल्यू क्या होगी, जितने रुपए की 1,60,000 रुपए का पूरा जनरल रिजर्व है, उसका 1/40 पोर्शन, मणिकंदन टू सुंदरम 4,000 और 4,000, मणिकंदन टू सुंदरम 4,000 और 4,000, ये हो गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर, अच्छा क्वेश्चन था, केस स्टडी वाला क्वेश्चन था, परेशान करने वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में थोड़ा सा आप लोग के आते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा आप। आगे बढ़ते हैं सर, आगे लिखा है कि अरेश मार्ट इज अ ग्रोसरी स्टोर इन लोकेलिटी ऑफ द साइबराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना, विच इज द पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ राइडू एंड राव। 2 पार्टनर राइडू राव है, बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 15 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 था। होम डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने, लड़के रखे कि उन 3 किलोमीटर तक के रेडियस में पहुंचा सके, बाद में उन्होंने रेशियो चेंज करके 2:3 कर लिया। अच्छा सेम तरह का क्वेश्चन आ गया सामने, क्या हमारे देखते हैं, कोई बात नहीं और कुछ चेंज हो सकता है। विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द बैलेंस शीट शोड 2 लाख एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगेंस्ट विच देयर वाज नो लायबिलिटी। जब रेशियो चेंज किया तो बैलेंस शीट में पाया कि हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 2 लाख का, इस पर कोई भी क्लेम नहीं आया है। मतलब अब देखते हैं क्या करना चाहते हैं पार्टनर। दे प्रिपेयर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द डेट एंड दे नोटिस द कंप्यूटर परचेज फॉर 75,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क फॉर 30,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने एक कंप्यूटर परचेज किया, इसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे हम, और हमारे एक क्लर्क का सैलरी बकाया था उसको भी रिकॉर्ड करना भूल गए थे, दोनों को रिकॉर्ड करना भूल चुके थे सर। ठीक है, आगे बोल रहा है, अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए कि किस रेशियो में मतलब रेशियो चेंज करने पर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या किया जाएगा। आपको पता है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, उस पर कोई भी क्लेम नहीं आया और पार्टनर कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बांटना चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो आप उसको नॉर्मली बांटेंगे सभी पार्टनर के बीच में, लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में। क्रेडिटेड, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, फायदा है उनके लिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दो, 2 लाख को 3:5 के रेशियो में बांट दो, 2 लाख को 3:5 के रेशियो वर्कमैन कंपनसेशन टू राइडू
टू राउस कैपिटल 3:5 की रेशियो में क्या होगा सर, ये बढ़ जाएगा। फायदा है पार्टनर्स के बीच में। आगे बढ़ेंगे सर कि हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है, कोई अनरिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड नहीं था अब रिकॉर्ड करना है उसे, तो अनरिकॉर्डेड हुआ। तो अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर के लिए हमें मिली उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट नहीं क्रेडिट साइड पर, क्योंकि कोई असेट अनरिकॉर्डेड है, अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है तो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, और असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड होंगी। अगला क्वेश्चन सर बताइए सर कि अगर कोई सैलरी ड्यू है क्लर्क को, सैलरी बकाया है क्लर्क की, तो वो किस अकाउंट के किस साइड में लिखा जाएगा, वो किस अकाउंट के किस साइड पर जो है लिखा जाएगा सर, ये तो आप बता सकते हैं आसानी से। सर वो तो नुकसान हो गया ना, सैलरी ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब एक लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। आगे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसमें से कौन सा एक्यूमुलेटेड लॉस है सर, पहचानना है आपको कौन कौन सा इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉस है। ऑप्शन है जनरल रिजर्व, गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेबिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड देयर इज नो क्लेम। अभी तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विद नो क्लेम, ये तो आपके लिए एक फायदा हो गया, वो पार्टनर कैपिटल जब बढ़ जाएगा रिजर्व की वजह से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा ना, तो भाई डी वाला ऑप्शन तो अपने आप कट गया आपका। गुडविल वैल्यू, सर गुडविल का वैल्यूएशन हम चेंज इन रेशियो के वक्त करते हैं तो क्या उसकी वजह से कोई नुकसान हमको हो रहा है, ना ना कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जनरल रिजर्व, सर जनरल रिजर्व भी फायदा है हमारे लिए, तो बचा पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब सी ओनली, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है बाबू वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्यूमुलेटेड लॉस but are reserves set aside to meet a loss of particular nature। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा accumulated loss नहीं है लेकिन ऐसे रिजर्व्स हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही ये रिजर्व जो है वो बनाए गए। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। हट जाता हूं मैं थोड़ा सा। जनरल रिजर्व, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेबिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, व्हेन बुक वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम। देखिए भाई, जनरल रिजर्व सामान्य निधि ये तो स्पेसिफिक हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप कट गया आपका। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये तो एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी कट गया। डेबिट बैलेंस इन पीएल अकाउंट ये भी एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, मतलब डी ओनली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बनाया जाता है ना, स्पेसिफिकली बनाया जाता है कि अगर इन्वेस्टमेंट और भले ही इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है या नहीं है, जो फ्लक्चुएशन उनकी मार्केट और बुक वैल्यू में हो रहा है उससे बचने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है सर। ठीक है, अरे क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन खत्म हो गया तो मैं हूं ना क्वेश्चन बनाने के लिए। बोर्ड वाले बच्चे सोचते हैं इतना हलवा चैप्टर, इस चैप्टर में ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सर ने नहीं बताया, लेकिन अब भी सर को लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताने लायक है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बताया, लास्ट क्लास में मैंने आईएफआर का आपको इन्वेस्टमेंट आईएफआर की बात हुई है, तो आईएफआर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में आपको पढ़ाया नहीं था मैंने। क्या कहते हैं, पढ़ लिया जाए? बिल्कुल पढ़ लिया है सर, पढ़ाई के लिए तो कभी ना नहीं है, पढ़ाई के लिए कभी ना नहीं है, खासकर बोर्ड के लिए। और ये चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट चेंज इन रेशियो में भी ऐसे ही होगा, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट एंड डेथ में भी। मतलब 3 चैप्टर अगर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो 3 चैप्टर में आपका मतलब इस टॉपिक का सुखड़ा एकदम साफ हो जाएगा आपका। आइए सर शुरू करते हैं सर। अब आप ये देखेंगे सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व पहले होता क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टमेंट की
बुक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया गया है, बैलेंस शीट के असेट साइड पर, अगर वो बुक वैल्यू अपने मार्केट वैल्यू से, एक्चुअली में जो मार्केट में अभी उसकी वैल्यू चल रही है, अपने मार्केट वैल्यू से फ्लक्चुएट करने लगती है, तो फ्लक्चुएट करने पर होने वाले लॉस से बचने के लिए इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बनाया जाता है। जैसे हम कहें कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है वो पाई गई 2 लाख रुपए, तो जाहिर सी बात है मार्केट में हो सकता है 2 लाख की वैल्यू हो, 2 लाख से कम भी हो, ज़्यादा भी हो। लेकिन अगर इस बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो जाए, मार्केट में वही 2 लाख का इन्वेस्टमेंट घटकर 1,80,000 रुपये का हो जाए, तो ये मैनेजमेंट के लिए, पार्टनर्स के लिए बड़ी नुकसानदायी स्थिति हो जाएगी, टेंशन की बात हो जाएगी कि मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा तो ये तो बिकेगा 1,80,000 का, 20 का नुकसान होगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए जो पार्टनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, बराबर रहे, कोई दिक्कत नहीं, घटे ना, घटने पर इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज होता है। तो इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि रिजर्व है और रिजर्व वगैरह लाइबिलिटी भी दिखता है। और मान लेते हैं हमारे पास रिजर्व जो है वो 50,000 रुपये का है। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया बाबू, अभी मैं केस पढ़ाऊँगा तो एग्जाम्पल के थ्रू ही पढ़ाऊँगा। मान लिया कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50,000 रुपये का है। इन्वेस्टमेंट जो है, जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है वो कितने का पाया गया, वो 2 लाख रुपए का पाया गया। मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है। अब केस नंबर 1 आता है। केस नंबर 1 आपके सामने आता है। ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। केस नंबर 1 कहता है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला केस बड़ा सिंपल केस, कि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या है, मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा सर, उस केस में जो भी IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास रहेगा उसका कोई काम ही नहीं पड़ा, और कोई काम ही नहीं पड़ा उसका, तो हम उसे सभी पार्टनर्स के बीच में, जो भी पार्टनर, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के को मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। तो IFR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट किस रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेशियो। अच्छा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आ जाए, ऑल के जगह पर ओल्ड पार्टनर्स आ जाएंगे। अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर आ गया तो ये IFR पुराने पार्टनर के बीच में बचेगा, पुराने रेशियो में। अगर यही रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर आ जाए तो रहेगा ऑल पार्टनर्स, और वो भी ओल्ड रेशियो बटेगा। ऑल पार्टनर में कौन सा पार्टनर आएगा, वह पार्टनर भी शामिल होगा जो रिटायर होकर जा रहा है या जो मर कर जा रहा है। जो पार्टनर मर रहा है या रिटायर हो रहा है वो ऑल में वो भी शामिल होगा। और किस रेशियो में वो IFR बटेगा, ओल्ड रेशियो। तो चेंज देखिए, चेंज इन रेशियो में भी सिखा दिया आपको, एडमिशन भी सिखा दिया, रिटायरमेंट डेथ भी सिखा दिया। इसका सेम ट्रीटमेंट हर जगह पर होता है। तो केस नंबर 1 जो है वो बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है सर। अब केस नंबर 2, व्हेन the market value of investment is given। जब क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू की इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो अब इस दूसरे केस के अंदर 3 केसेस आते हैं। दूसरे केस के अंदर 3 केसेस। पहला केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू but fall in the market value is less than IFR। ये लाइन कहे क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कि मार्केट वैल्यू बुक, देखिए अभी दूसरे केस में, दूसरा केस का जितना भी 3 पोर्शन में बताऊंगा, तीनों ही केस में मार्केट वैल्यू दिया होगा और मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगा। तीनों ही केस में, दूसरे केस के अंदर 3 केस बनेंगे, तीनों ही केस में मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगा। लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस रहेगा, एक में जो मार्केट वैल्यू कम हो, जो मतलब कम बुक वैल्यू से कम है, दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो IFR से कम है। जैसे हम कहे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मार्केट वैल्यू जो है वो 1,80,000 हो गई।
मार्केट में कितने की हो गई, 1,80,000 की। तो भाई जो वैल्यू गिरा इन्वेस्टमेंट का वो कितने से गिरा सर, 20,000 से। 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो गिरी आपकी। तो सर अगर 20,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई तो IFR हमारे पास कितने का है, 50,000। 50,000 तक का लॉस शो करने की पावर है, लेकिन लॉस हो रहा है 20,000 का। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में IFR डेबिट होगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि IFR पूरा यूज करना है हमें। 50,000 का IFR था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से गिरी, और जो बचा हुआ IFR था, अभी 30,000 रुपए का IFR जो है वो बचा हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप ओल्ड रेशियो के बीच में, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री हो गई IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ओल्ड रेशियो। दूसरा केस क्लियर हो गया। दूसरे केस का पहला पार्ट कि जहां मार्केट वैल्यू घटी तो थी इन्वेस्टमेंट से, लेकिन इतनी नहीं घटी जो IFR से ज़्यादा हो जाए, बराबर हो जाए। IFR के वैल्यू से कम वैल्यू से हम IFR के वैल्यू के कंपैरिजन में कम वैल्यू से मार्केट वैल्यू गिरी थी सर। आगे हम बात करेंगे केस नंबर 2 का दूसरा पार्ट, जहां मार्केट वैल्यू फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, सॉरी इज इक्वल टू IFR, कि मार्केट वैल्यू में जितनी गिरावट हुई है वो IFR के बराबर हुई है। मतलब सर आपको मार्केट वैल्यू 1.5 लाख हो गया घटकर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, बुक वैल्यू 2 लाख थी, मार्केट वैल्यू घटना तय था, लेकिन घटा कितने से, 50,000 से घट गया। और IFR भी कितने का हमारे पास, IFR भी हमारे पास 50,000 रुपए का है। तो मतलब IFR के बराबर तक का लॉस हमको जब हो रहा है तो उस केस में एंट्री क्या होगी सर, उस केस में एंट्री होगी IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 50,000 और 50,000, खत्म हो गया। केस नंबर 2 का दूसरा पार्ट, केस नंबर 2 का दूसरा पार्ट, केस नंबर 2 का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन IFR। अब जो गिरावट हो रही है मार्केट वैल्यू में वो क्या है आपका, फॉल इन दी मार्केट वैल्यू, लिखिए ना अच्छा लगेगा, फॉल इन दी मार्केट वैल्यू इज मोर देन दी IFR। अब मान लेते हैं मार्केट वैल्यू जो घट कर हुई है वो 1,30,000 रुपए की हो गई। कितने की हो गई, 1,30,000। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, घटकर उसकी वैल्यू 1,30,000 हो गई। कितने का नुकसान होगा सर, 70,000 रुपए का नुकसान होगा। IFR कितने का है, 50,000 का है, तो मतलब IFR से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा नुकसान हो रहा है। तो देखिए इसमें 2 एंट्री पास होगी। कौन सी 2 एंट्री, पहली एंट्री तो आप जो पास करते थे इससे ऊपर वाले केस में जो पास किया था वो पास किया था IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 50,000 का IFR था, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 से एक्स्ट्रा घट रही, 70,000 से घट रही है, तो इसीलिए आप एक और अकाउंट डेबिट करेंगे। ये एक टेम्पररी अकाउंट है जिसमें एक्स्ट्रा लॉस डेबिट होगा। जिसमें क्या होगा सर, जिसमें एक एक्स्ट्रा लॉस डेबिट होगा। तो IFR डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे 20,000 रुपये लिखा जाएगा, कोई एक्स्ट्रा लॉस जो है फर्म को हो रही है वो लिखा जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सर, ये रिवैल्यूएशन के लॉस को कौन झेलेगा, एक्स्ट्रा लॉस को कौन झेलेगा, पार्टनर्स झेलेंगे। तो पार्टनर्स झेलेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस 20,000 रुपए के एक्स्ट्रा लॉस को ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चेंज इन रेशियो में सारे पार्टनर, एडमिशन में पुराने पार्टनर और रिटायरमेंट डेथ में सारे पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो ये IFR का केस था। तो पहला केस तो बहुत सिंपल है, दूसरे केस में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट आपको बता दिए। पहला पार्ट, फॉल इन दी मार्केट वैल्यू इज लेस देन दी IFR, is equal to IFR, is more than the IFR। अब क्या करना है, अब क्या करना है सर, अब कुछ बताइए, थोड़ा सा और ज्ञान दीजिए इस पर। अब हमारा जो तीसरा केस बनेगा, ऐसे देखा है तीसरा, और ओवरऑल देखेंगे तो आपका
5वां केस। ओवरऑल देखेंगे तो सर क्या है सर, आपका 5वां केस बनता है। क्या बनेगा सर, देखिए क्या बनेगा सर, देखिए केस नंबर 3 है सर, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब तक मार्केट वैल्यू कम हुआ करता था बुक वैल्यू से, तो IFR की हमको बहुत ज़रूरत पड़ती थी। अब मार्केट वैल्यू क्या है, उल्टा बढ़ गया, उल्टा उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। अब बढ़ गई अगर उसकी वैल्यू, तो सर आप बताइए, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में 2,10,000 हो गया, बढ़ 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था बुक वैल्यू में, अब मार्केट वैल्यू उसी इन्वेस्टमेंट का जो है वो 2,10,000। हमको अगर बेचेंगे तो 10,000 रुपये का फ़ायदा होगा, 10,000 रुपये का फ़ायदा जो है हमको होगा सर। अब क्या किया जाए, अब किस केस में क्या होगा, अब इस केस में आपको 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। इस केस में आपको 3 एंट्री, पहली एंट्री तो जो IFR आपके पास 50,000 रुपये का पड़ा हुआ है, क्या आपको उसका कोई काम पड़ा, एकदम कोई काम नहीं पड़ा, कोई काम नहीं पड़ा, तो IFR डेबिट टू ऑल पार्टनर। आप क्या करोगे, आंख मूंद कर, IFR की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमको, तो उस पर हक किसका होगा, उस पर हक सिर्फ पार्टनर्स का होगा, 50,000। और उस IFR को पहले आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे, खत्म करेंगे कहानी बांटकर सारे पार्टनर के बीच में। अब आप दूसरी एंट्री किसके लिए पास करेंगे कि जो असेट्स की वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10,000 से बढ़ गई है, 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है ना, ये 10,000 रुपये का जो इंक्रीमेंट है, इस इंक्रीमेंट को भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सर इंक्रीमेंट को रिकॉर्ड करने 10,000 रुपये का फायदा जो है उसके लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और इस फायदे को आप एक टेम्पररी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसका नाम होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 रुपये के ये जो मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी दिख रही है, ये फायदा है ना, और फायदा को तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़े घटे जाता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे आप लोग। और ये अल्टीमेट 10,000 रुपये का फायदा जो हुआ है, ये फायदा कौन आपस में बांटेगा, ये फायदा कोई और नहीं, पार्टनर्स बांटेंगे। तो तीसरी एंट्री, इस 10,000 रुपये के एक्स्ट्रा फायदे को पार्टनर्स के बीच में बांटना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। ओल्ड रेशियो में ये 10,000 रुपये के फायदे को पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। जिंदगी भर IFR आप कभी भूल ही नहीं सकते। आप मर कर जा रहे होंगे, बीच में यमदूत अगर पूछ लें आपसे कि इधर सुनो IFR जानते हो, तो आप बोलेंगे तुम चुप रहो, मैं तुमको बता रहा हूँ, सर ने पढ़ाया था, सर ने 5 केसेस बढ़ाए थे, मैं तुमको बताता हूँ 5 केसेस क्या क्या है। आप उसको सरसरा के केस वाइज केस एंट्री बता देंगे, खुश हो जाएगा एकदम। और कुछ पढ़ना है सर, और कुछ पढ़ा देंगे तो और कुछ पढ़ लेंगे हम लोग। आपका मन है पढ़ाने का तो पढ़ा दीजिए सर। जी बिल्कुल मेरा मन है बहू, मेरा मन है पढ़ाने का। मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था ना सर, हाँ बताया, मैं कुछ तो बैठ जाता हूँ, मैं बहुत देर से खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। मेरी आज, आपको तो रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है, लेकिन मेरी आज ये 4थी क्लास हो जाएगी। 4थी क्लास हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी जो है वो एकदम हालत काम नहीं करता। और सुबह 8:30 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ, और 4थी क्लास है, एकदम हालत ख़राब हो गया। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हो बाबू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाते हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ प्रॉफिट लॉस आता है, उस प्रॉफिट लॉस को आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हो। मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पार्टनर्स जो हैं वो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांटना नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो अपने बनाएंगे उस प्रॉफिट लॉस को नहीं बांटेंगे। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जो भी असेट और लाइबिलिटी हमारे पास पुराने बैलेंस शीट में दिख रही है, हम उस असेट लाइबिलिटीज़ को उनकी उसी वैल्यू पर नए बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन में अगर बोल दे कि पार्टनर डू नॉट वांट टू अल्टर द रीवैल्यूड फिगर ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी, पार्टनर जो है वो आपस में अपने जो
असेट लायबिलिटी उनका है बैलेंस शीट में, उस असेट लायबिलिटी को उनकी पुरानी वैल्यू पर ही नए बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या उसकी वैल्यू चेंज करना नहीं चाहते हैं, तो ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो क्या सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको? जी बिल्कुल, रफ में बनाना पड़ेगा, सॉरी वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाना पड़ेगा। और अकाउंट ना बना के आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कोई लैंड की वैल्यू बढ़ गई 20,000 से, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज बाई 20,000 प्लस 20,000, वैल्यू ऑफ बिल पेबल डिक्रीज बाई 5,000 प्लस 5,000, ऐसे करेंगे आप तो अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस तो आप निकाल ही सकते हैं वहाँ से। वो जो प्रॉफिट या लॉस आप निकालोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा या रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो आपने न बना के स्टेटमेंट के फॉर्म में जो प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन का कैलकुलेट किया है, उस प्रॉफिट और लॉस को बांटना तो है नहीं, तो करेंगे क्या उसका? उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। उसके लिए क्या होगा सर? उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब सर, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कि जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हुआ होगा, समझिए बात को, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हुआ होगा, पार्टनर उसे नहीं बांटना चाहते हैं तो प्रॉफिट के लिए एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो गया तो लॉस के लिए एडजस्टमेंट एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की क्या होगी सर? लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री होगी सर, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। ये बात कृपया आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कहने का तरीका क्वेश्चन में एग्जाम में बदलता है। पार्टनर डू नॉट वांट टू अल्टर, डू नॉट वांट टू चेंज दी असेट्स वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। तो कहने का मतलब ही है कि पार्टनर उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, या सीधा सीधा भी कह देगा कि पार्टनर वांट टू पास दी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रीवैल्यूड फिगर्स ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, तब भी आप उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक बात? मुझे लगता है कि काफ़ी आपको इससे जो है वो मदद मिली होगी, किसकी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। मानो जो पीछे लगभग 13-14 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो क्वेश्चन से एक प्रोफार्मा बेस्ड क्वेश्चन थे। गुडविल पढ़ के जाइएगा अच्छे से आप लोग एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम के लिए बात मैं कर रहा हूँ, और बोर्ड एग्जाम में तो खास करिए एडजस्ट करने के लिए क्वेश्चन आते हैं आपके, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, रिजर्व पार्टनर बांटना नहीं चाहते हैं, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दिखाइए। नॉर्मल ये सब चीज़ें जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चेंज इन रेशियो पढ़े हुए हैं तो ये 100% श्योर है बाबू कि आप सीयूईटी के चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर को आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सीयूईटी में क्या नाम है कि जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन आते हैं वो बोर्ड एग्जाम से एकदम हलवा होते हैं। बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, जो क्वेश्चंस कराए गए हैं, बहुत पर्याप्त हैं, अच्छे से टॉपिक पढ़िएगा। हाँ, एक और बात, जो गुडविल की आप लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उस गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आप करते हैं उसमें आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, उसके पहले कुछ साल के प्रॉफिट्स दिए होते हैं। कभी कभी कुछ साल के प्रॉफिट्स में कुछ तमाम तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं। तमाम तरह के एडजस्टमेंट का मतलब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू का आइटम मान लिया, रेवेन्यू के आइटम को कैपिटल का आइटम मान लिया। ऐसे तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉफिट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं या नहीं रहती, तो इन तरह को हम कहते हैं एडजस्टमेंट। इनके भी चीज़ों को अपने दिमाग में थोड़ा सा आप लोग रखिएगा। जैसे कि हम कुछ चीज़ें आपको एग्जाम्पल बता देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को आपको रखना है अपने दिमाग में। एग्ज़ाम में आप उन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है सर? जैसे हम कहें कि आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के पहले आपको कुछ साल का प्रॉफिट दिया है, तो कुछ तरह के एडजस्टमेंट को आप ऐड करते हैं और कुछ तरह के एडजस्टमेंट्स को आप माइनस करते हैं। जैसे हम ऐड वाले आइटम में एबनॉर्मल लॉस जो प्रॉफिट में से माइनस हुआ था, आप उसको ऐड कर देंगे। उसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो गया ये? उसके बाद कैपिटल आइटम या कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly treated as revenue expenditure। ये चार चीजें, इसके अलावा लेस वाले आइटम में भी चार चीजें लगभग होंगी। एब नॉर्मल गेन को माइनस किया जाएगा या एब नॉर्मल प्रॉफिट कह लीजिए इसको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्लस होगा। इसके अलावा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, wrongly treated as कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड रॉन्गली ट्रीटेड कैपिटल, मतलब कि आपने एक छोटा बड़ा खर्च किया और गलती से उसे असेट मान लिया। इसी तरह यहां देखेंगे, आपने कोई असेट परचेज किया, गलती से आपने उसको नॉर्मल खर्चा मान लिया। ठीक है, अगर इसकी बात मैं करूं कि आपने मान लीजिए कोई असेट में बड़ा रिपेयर करवाया और आपने गलती से उसे एक क्या मान लिया, छोटा मोटा खर्च मान लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको उस केस में बाबू, आपको उस केस में पहले तो आप जितने अमाउंट को गलती से आपने रेवेन्यू माना होगा उसको ऐड करेंगे पहले प्रॉफिट में उस साल के। एक बार आपने ऐड कर दिया मतलब आपने उस आइटम को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना, असेट माना, तो उस केस में आपको उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ सकता है। तो उस केस में डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अगर आपने इस आइटम के लिए कोई एडजस्टमेंट किया है तो असेट माना होगा और डेप्रिसिएशन लगाया नहीं होगा, लगाना पड़ेगा, लगाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा आपको, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये चैप्टर प्योरली हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंप्लीट कर दिया है। मुलाकात नेक्स्ट सेशन में होगी, नेक्स्ट बोर्ड सेशन में होगी और एडमिशन के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।